चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। देखिए अच्छा यहाँ से देखिए बात समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुनिएगा पहले ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। सुनिएगा इधर ध्यान से भैया सुनो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इसके सारे इफेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो हिस्से हैं, एक है पॉइंट चार्ज की वजह से सारी चीज़ें पढ़नी है और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम से हम लोग एक्सटेंडेड बॉडी जैसे कि स्फीयर, सिलेंडर, इनकी वजह से हम जो इसका इफेक्ट है वो पढ़ेंगे। एक मिनट सुनिए, यूँ समझिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नाम से क्लियर है इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी एट रेस्ट, यानी इसमें बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो रेस्ट में होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी एट रेस्ट। आराम से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी एट रेस्ट। यहाँ पर सुनिए और बातें नहीं करो प्लीज। बहुत कर लिया बात, छोड़ दो। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी एट रेस्ट। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात यहाँ पर ये आता है कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज किसे कहते हैं हम जानते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, सिंपल सिंपल बातें हैं, आराम से सुन लीजिए। जरूरी बातें हैं, लिख देंगे, आप लिख लीजिएगा। पहले सुन लीजिए, चार्ज वन ऑफ द फंडामेंटल, मतलब क्या होता है बेटा कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखा गया है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स पर मास के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं चार्ज। बेसिकली चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट, यानी चार्ज जो होता है बेटा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट करता है। बहुत सिंपल सी बात ये है, अगर मान लीजिए वैक्यूम ट्यूब है, इसमें कोई एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, हम लोग देखते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन को अगर हम छोड़ दें तो मास की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये रिपेल कर रहा है। तो इससे ये बहुत श्योरिटी हो गई कि यार सबसे पहली बात तो अगर ये रिपेल हो रहा है तो मास की वजह से तो अट्रैक्ट होना चाहिए, यानी मास के साथ साथ कोई एक और प्रॉपर्टी मौजूद है जिसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है। यहाँ पर बेटा ये जो है, अगर मैं इस वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ले लूँ, इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं और प्रोटॉन, इन दोनों पे अपोजिट नेचर का चार्ज है, ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अट्रैक्ट होने से पता नहीं चलता है, क्योंकि अट्रैक्ट तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी होते हैं। इसीलिए बेटा जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को छोड़ा गया तो ये लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इससे हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि इस पर चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्ट तो मास की वजह से भी होता है। इसीलिए बोलते हैं रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी अगर किसी पर चार्ज है तो रिपल्शन अगर हो गया तब हम कहेंगे यस उस पर वाकई में चार्ज है। तो चार्ज का जो टेस्ट करते हैं वो रिपल्सन से करते हैं, अट्रैक्ट तो मास की वजह से भी हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर कभी आएगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन है वहाँ पे तो वो कैसे पता करेंगे, अट्रैक्टर अट्रैक्शन हो रहा है तब पता कर लेंगे, या रिपल्सन हो रहा है तब पता कर लेंगे। तो हम बोलेंगे रिपल्सन अगर हो गया तो हम बोलेंगे निश्चित रूप से चार्ज। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्जेज होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, तो इट इज अ प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल, आराम से सुनते रहना। इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट। ठीक है भाई, आराम से समझिएगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट। चल ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आराम से चार्ज के बारे में आप ये जान लीजिए। यहाँ पर बेटा ध्यान से पहले सुन लीजिए, चार्ज जो होता है बेटा इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम।
सीजीएस यूनिट क्या होती है? तो सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलम। ध्यान दीजिएगा, सीजीएस यूनिट इज स्टैट कूलम या फिर इसे बोलते हैं ईएसयू। ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर कहीं बोलेगा 2 ESU ऑफ चार्ज, अगर किसी बॉडी पर है तो इसका अगर 2 ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट विच इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। अगर मान लीजिए कूलम और स्टैट कूलम में रिलेशन कहता है क्या होता है? 1 कूलम इज इक्वल टू स्टैट कूलम, है ना। देखिए 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम। ये हम लोग को याद रख लेना चाहिए। पहुंची जरा जल्दी जल्दी। देखना तो देखना 9 होगा कि 10 होगा? एक बार जरा मिला दो ना। 9 होता है श्योर। दिया है, चेक कर लिया, देखना जरा। 1 कूलम और स्टैट कूलम में रिलेशन 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 है या 10 है? एक बार मिला 9। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम। ये रट्टा मार लेना बिल्कुल, ये बिल्कुल रट्टा मार लेना। शांत बिटा दो। जल्दी लिखो। तुम आज वो सब चीजें बोल रही है जो सिलेबस में है ही नहीं ना है, नहीं है ना, है होने से क्या होगा? देखिए देखो बेटा, अब यहाँ पर सुनो, सब लोग जानते हैं, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, कि चार्ज जो होता है वो 2 तरह का होता है। 2 नेचर ऑफ चार्ज होता है ना। चार्ज जो होता है इसके 2 नेचर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव नेचर, एक होता है पॉजिटिव नेचर, और दूसरा क्या होता है बेटा? नेगेटिव नेचर। आराम से सुनते रहिएगा, यानी चार्ज के 2 नेचर होते हैं, पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर। यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर कहा जाए कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप बताइए क्या बोलेंगे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻−19 कूलम। यहाँ पर बेटा पहले मेरी बात सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, तो क्या होता है? इतने पोर्शन को E मान लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर -E लिख देते हैं। E का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बेटा दरअसल क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड है और नेगेटिव साइड शो होता है नेचर, है ना। तो नेगेटिव साइड नेचर को शो करता है और 1.6 × 10⁻19 को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोग बोलते हैं -E, और अगर चार्ज ऑन प्रोटॉन कहा जाए चार्ज ऑन प्रोटॉन कहा जाए तो ये होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम, दैट इज +E। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव 2 नेचर का चार्ज होता है। पॉइंट टू बी नोटेड ये कि अगर मैं आपसे बोलूँ 2 बॉडी है, सुनिए बेटा सुनिए, ये 2 बॉडी है, अगर मैं बोलूँ एक पे चार्ज है -10 कूलम और एक पे चार्ज है +10 कूलम, अगर मैं आपसे बोलूँ किस बॉडी पे चार्ज ज़्यादा है और किस बॉडी पे चार्ज कम है, क्या -10 कूलम पे चार्ज कम है? नहीं। हम बोलेंगे सर दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है लेकिन नेचर अपोजिट है, इसलिए हम बोलेंगे चार्ज बड़ा या छोटा प्लस माइनस से नहीं डिसाइड करते हैं, बल्कि चार्ज बड़ा और छोटा हम मैग्नीट्यूड से डिसाइड करते हैं। 10 कूलम और 10 कूलम, अगर मैं बोलूँ यहाँ 9 कूलम है तो आप बोलते हैं कि सर यहाँ पे 9 कूलम है, ये 10 कूलम है, 9 कूलम छोटा हो गया, 10 कूलम बड़ा हो गया। हाँ, माइनस का मतलब नेगेटिव नेचर है, ओनली शो द नेचर। बोलो क्लियर हुआ?
समझ में आ रही बात? ये लिख लिया होगा अब तक? नहीं सर। हो गया? देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, ये बात यहां पर सुनिए। देखिए बेटा, हम लोग जैसे चार्ज के बारे में यहां तक जान चुके हैं। अब यहां पर चार्ज की प्रॉपर्टीज पे अगर हम बात कर ले, बहुत ही सिंपल होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज सुन लीजिए आराम से। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप लोग सभी लोग जानते हैं, बस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखिए बेटा, हम लोग जानते हैं लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, ये सब लोग जानते हैं, और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी बहुत सिंपल, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, एकदम सिंपल है। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। सुनिए, आराम से सुनते रहिएगा प्लीज। देखिए उसके बाद बेटा दूसरी बात आराम से सुनिएगा। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव जैसे देखिए, मेरी बात समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं एक बॉडी है, अगर मैंने आपसे बोला इसमें बेटा n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैंने बोला n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो बेटा अगर मैं बोलूं बॉडी के चार्ज बताओ, आप कैसे चार्ज निकालते हो? तो हम बोलते हैं चार्ज सभी का ऐड करके ऐड कर दो। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -e। कितने इलेक्ट्रॉन है? n1। तो इलेक्ट्रॉन के ऐसे टोटल चार्ज आ गया। फिर इस बॉडी में कितने प्रोटॉन है? n2। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +e। बार-बार 1.6 × 10⁻⁹ लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए एक प्रोटॉन पे चार्ज +e, n2 प्रोटॉन पे चार्ज n2 × e। इस तरह से देखिए किसी बॉडी पर हम चार्ज को सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो e कॉमन ले लें, n2 - n1 × e। इस तरह से देखिए हम लोग चार्ज एडिटिव नेचर का कहते हैं। मतलब चार्ज अगर किसी बॉडी में निकालना होता है तो सभी चार्जेज जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सबको ऐड कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक? पहुंचिए। शांत मिटाओ। देखिएगा बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। मिटा दो इसे। देखिए आराम से सुनिएगा बेटा। अच्छा बेटा, एक बात एकदम आराम से सुन लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं किसी बॉडी में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बताइए बॉडी पे चार्ज कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो हम कहेंगे सर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0। यानी अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है तो बॉडी न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर किसी बॉडी में मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है। ओवरऑल टोटल ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही तो रह जाएगा। हम कहेंगे जितने नेगेटिव हैं वो नेगेटिव ज़्यादा है तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव तो कट जाएंगे, बचा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इसीलिए Q जो होगा वो माइनस में आएगा, 0 से छोटा मतलब माइनस में आएगा। और अगर ये कोई बॉडी है और इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो चार्ज जो ऑन द बॉडी विल बी पॉजिटिव। क्लियर हो गया। हम इसमें कहते हैं कि इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसको बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। जब भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम होगा तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पहले से आपने सुन रखा है, और जब भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा तो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर बेटा ध्यान से सुन लीजिए, आराम से मेरी बातों को सुन लीजिए। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये बेटा कि जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है, देखिए ध्यान से, चार्ज अगर रेस्ट में है तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है, जब चार्ज क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। ध्यान दीजिएगा बेटा, जरूरी बात ये है, पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वी विल गेट ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और अगर कभी चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है यानी देयर इज सम एक्सेलरेशन, देयर इज सम एक्सेलरेशन, तो अगर एक्सेलरेशन है बेटा तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम ईएम वेव बोल रहे हैं। ईएम वेव मतलब क्या समझेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। तो ये चीजें हमें याद रखनी। देखिए ध्यान से, इस पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जिस दिन मैं ईएम वेव पढ़ा दूंगा उस दिन ये यूनिटी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इस पूरे इस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म लास्ट का ये चैप्टर ईएम वेव, जिस दिन ईएम वेव पर कंप्लीट हो जाएगा उस दिन ये यूनिट ही पूरी कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेटेड मोशन है, ईएम वेव प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव भी प्रोड्यूस होगा। ये सबसे पहले मैक्सवेल ने देखा था, ये मैक्सवेल ने बताया था कि जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होते हैं। ये लिख मिटाया जाए। भैया आराम से, भैया आराम से, आराम से। गुड बॉय, आराम से। देखिए बेटा, सुनिए 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 प्लीज। देखो एक बात समझो, समझो बेटा समझो, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है,
चार्ज हमेशा क्या होता बेटा? हाँ, चार्ज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है बेटा, ठीक है, चार्ज ऑलवेज कंजर्व। ध्यान दीजिए, मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या इस यूनिवर्स का टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व है? गलत। इस यूनिवर्स का टोटल नेगेटिव चार्ज कंजर्व है? गलत। हम बोलेंगे इस यूनिवर्स का जो भी टोटल चार्ज है वो कंजर्व होगा। अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता तो उतना ही नेगेटिव क्रिएट होगा। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि दो बॉडी न्यूट्रल है, अब मान लो ये देखो बेटा दोनों ही न्यूट्रल है, दोनों पे चार्ज नहीं है, और अब इनको हम रब करते हैं, रब अगेंस्ट ईच अदर, ये दोनों ही न्यूट्रल थे, अब इन्हें हम रब करते हैं, रब करने से क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, रब अगेंस्ट ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। मान लो पहले वाले बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे वाले बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हम कहेंगे कि सर रब करने से पहले सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था? 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0, टोटल 0। तो इसलिए सर रब करने के बाद इस सिस्टम का भी टोटल चार्ज 0 ही होगा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। यहाँ पर बोलेंगे इस पे जितना पॉजिटिव होगा उतना ही इस पे नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आया समझ में? अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इसमें पहले से 1 कूलम चार्ज था और इसमें पहले से 2 कूलम चार्ज था, तो हम बोलेंगे सिस्टम का चार्ज टोटल कितना था इनिशियली? 1 + 2 3। अब इसको रब किया गया, तो हम बोलेंगे रब करने से एक पर पॉजिटिव एक पर मान लो नेगेटिव आ गया, तो हम बोलेंगे इसको टोटल जोड़ोगे तो 3 के ही बराबर आना चाहिए। अगर मैं बोलूं इस पे 6 कूलम है, इस पे -3 कूलम होगा, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और -3 यानी ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 कूलम यानी जितना सिस्टम का इनिशियल चार्ज था उतना ही फाइनल चार्ज होगा। बहुत सिंपल कहानी है, बहुत ही आसान कहानी है। बोलो क्लियर हुआ? यानी चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक, फिर सुनिए देखिए बेटा, आराम से सुनिए, मेरी पहले बात सुन लीजिए। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन इसको समझिए, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन exist without charge, but cannot exist without mass, but mass can exist without charge, can exist without charge। चलिए, क्या ये लाइन सही लिखी हुई है? हम लोग फील करने को एग्जांपल के साथ बताइए, एग्जांपल बताइए। जैसे हम बोले किसी बॉडी पे चार्ज नहीं है लेकिन मास है, पॉसिबल है? जैसे न्यूट्रल बॉडी है, जितना पॉजिटिव उतना ही, तो ये न्यूट्रल है, मास तो होगा। अच्छा, मास कभी नेगेटिव में होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे भी मास पॉजिटिव, प्रोटॉन पे मास पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे मास पॉजिटिव, तो मास तो हमेशा प्लस में होता है, ऐड करोगे तो मास तो प्लस भी रहेगा। चार्ज के साथ क्या लफड़ा है कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है और चार्ज, तो अगर न्यूट्रल बोलते तो जितना पॉजिटिव उतना ही, चार्ज खत्म हो गया लेकिन मास रह जाएगा। या न्यूट्रॉन, एक सिंपल न्यूट्रॉन पकड़ लो, उस न्यूट्रॉन में मास है लेकिन चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है और मास हो सकता है, यस। लेकिन अगर बोले कि चार्ज है और मास ना हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? हम बोले अगर किसी बॉडी पे चार्ज है लेकिन मास नहीं है, तो बोलेंगे चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो उनके मासेस तो होंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लिख लीजिए जल्दी से। आराम से, आराम से, सब व्यर्थ है। बेटा है, देखो बेटा, ध्यान से देखो प्लीज।
ध्यान से देखो, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। देखिए चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, देखिए ध्यान से, पहले मेरी बात सुनिए। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें मिलता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है ये सुनिए। देखिए बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। पहले तो बेटा ये समझो कि क्या मतलब होता है। देखो ये देखा गया है, इट इज फाउंड दैट कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा, जैसे ये कोई बॉडी है, इसमें जो चार्ज होगा वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। हम लोग अभी बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। रुकना पहले ध्यान से, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नेचर हमें बहुत अच्छे से पता है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव नेचर का चार्ज होगा, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा। हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे बात कर रहे हैं। ये देखा गया है किसी बॉडी पे चार्ज ऑलवेज एन ई, एन का मतलब है इंटीजर्स, एन का मतलब इंटीजर्स, रुकिएगा बेटा, एन का मतलब है इंटीग्रल नंबर, एन का मतलब है इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर का मतलब होता है, इंटीग्रल नंबर का मतलब है 1 2 3 4, ये रुकिए मैं सब समझाऊंगा पहले। यानी बेटा किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो E होगा, किसी बॉडी पे चार्ज उसके बाद 2E होगा, 3E होगा, 4E होगा, ऐसे करके। यानी अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज अ बॉडी कैन हैव, मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा तो E होगा, यानी सबसे कम से कम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज E होगा। क्लियर? अगर आपसे बोले क्या किसी बॉडी पे चार्ज 3/2E हो सकता है? नो, नेवर। 3/2E चार्ज कभी नहीं हो सकता है, हमेशा E क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कंफ्यूज मत होना, E का मतलब पहले बता दिया मैंने, E का मतलब क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एकदम सिंपल कहानी है। अब यहाँ पर बेटा सवाल ये उठता है कि सर एक इंटीग्रल नंबर है, चलिए ठीक, ये सर आता कैसे है? अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, देखिए ध्यान से बेटा, बहुत आराम से सुनिए। अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं कि ये कैसे आता है तो वेरी सिंपल। पहली बात बेटा, मान लो किसी बॉडी में, एकदम आराम से सुनना, आराम से सुनना, मैंने कहा ये बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 11 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। अगर मैं आपसे बोलूं चार्ज कितना होगा तो आप क्या करेंगे? पहले देखिए ऐसे करिए, 10 प्रोटॉन का चार्ज क्या 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देगा? 10 प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज है 10 इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज रहेगा। एक्सिस कितना हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो E के बराबर आएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव नेचर आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं E। अगर मैं बोलूं इसी बॉडी पर 11 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन हो जाए, अब बताइए चार्ज कितना होगा? 2E होगा। कैसे बोलेंगे? 9 प्रोटॉन का चार्ज 9 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे E, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2E, माना कि नेगेटिव नेचर होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। अगर मान लो मैं बोलूं 11 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन हो तो 3E। अब आप सोच रहे हैं कभी ऐसा कर सकते हैं कि 9.58 प्रोटॉन हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, प्रोटॉन पूरा पूरा होगा, 9 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन, ऐसा ही तो होगा। इसीलिए यहाँ पर बेटा चार्ज जो होगा सबसे कम होगा E, उसके बाद 2E, उसके बाद 3E। एक बात हमें यहाँ पर समझ आ रहा है कि E 2E 3 यही वाला सीक्वेंस चल रहा है, सो Q बराबर AD कहा गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बेटा मेन पॉइंट ये कि जो N है, इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए। N का मतलब समझिए, जो कंसेप्ट है इसको समझिए। N क्या है? N जो है इंटीग्रल नंबर है, सही बात है, 1 2 3 4 N इंटीग्रल नंबर। अब उसका दोस्त मिल गया, वो टोपी वाला दोस्त उसका दोस्त बन गया है, और वो भी नहीं पढ़ता, ये भी नहीं पढ़ता है। पहले बेचारा अकेला था तो सो जाता था, उसको कोई मतलब नहीं होता था। अब उसी जैसा एक सहपाठी उसको मिल गया है, बोला तू भी वही मैं भी वही, तू भी रिच मैं भी रिच, है ना, दोनों मिलके बात करते हैं। और उसके बाद वो टोपी वाला दोस्त, अच्छा वो सुनना नहीं चाह रहा, टोपी वाला उसको घुसा जा रहा है, पूरा उसको सुनाया जा रहा है कि भाई तू सुनना मेरी
कंसेप्ट ये बेटा कि n का मतलब क्या है। n का मतलब यहाँ पर दरअसल क्या है ये सुनिए। n का मतलब आपने सुना इंटीग्रल नंबर। अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो तो क्या n का मतलब आप बोल सकते हैं कि द नंबर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना। अगर ये 1 आया तो 1 लिख रहे हैं 1e, 2 डिफरेंस 2 आया तो 2e लिख रहे हैं, डिफरेंस 3 आया तो 3 लिख रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि n इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बोलो सही लिख रहा हूं? एक मिनट पहले सुनो सुनो। n इंटीग्रल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। आया कहां से? तो दरअसल क्या देखना है, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस। डिफरेंस इज 2, देन q बराबर 2e। डिफरेंस इज 4, q बराबर 4e। डिफरेंस इज 10, q बराबर 10e। अच्छा, n का एक और मतलब है, n का एक और मतलब है। अच्छा बेटा मान लो ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसमें से ना 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया या 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया, तो जितना हटाओगे उतना डिफरेंस बनेगा। जैसे मैं बोलूं 100 इलेक्ट्रॉन था 100 प्रोटॉन था, अब मैं इसमें से बोलूं बेटा ना कि 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अच्छा बताओ इस बॉडी से जब 10 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने बचेंगे? 90 इलेक्ट्रॉन, 100 प्रोटॉन और 90 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या बोलेंगे? सर 90 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 90 प्रोटॉन बैलेंस कर लेगा, 10 प्रोटॉन का चार्ज बच जाएगा। यानी जो डिफरेंस आ रहा है 90 और 100 का वो 10 ही तो आएगा। इसलिए आप n का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। सुनिएगा पहले ध्यान से। क्या कभी हम लोग प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकते हैं? जैसे इस बॉडी से बोलो 10 प्रोटॉन निकालो, इज इट पॉसिबल कि 10 प्रोटॉन निकाल लें? क्यों नहीं निकाल सकते प्रोटॉन? हाँ, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होगा? एटम के न्यूक्लियस में होगा, इसलिए प्रोटॉन आप नहीं निकाल सकते। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या इलेक्ट्रॉन हटेगा, डिटैच होगा। लेकिन कभी भी प्रोटॉन अटैच और डिटैच नहीं कर सकते। बोलो क्लियर? आराम से पानी भर लेना। वैसे तो घर का पानी है ना। आराम से बोलिए। शुद्ध मिटा दे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। The charge on a body is integral multiple of E. This is called the quantization of charge. मिटा लो बेटा आराम से। देखिए यहां पर बेटा जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू गेट 1 कूलम ऑफ चार्ज। बताओ बेटा बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर करोगे ताकि 1 कूलम ऑफ चार्ज आपको उस बॉडी पे मिले, ऑन द बॉडी। यानी 1 कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी पर आपको
देखना है 1 कूलम चार्ज बॉडी पर आ जाए तो आप कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। हाँ, बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। कैसे करेंगे बच्चों, Q इक्वल टू NE, सही। अच्छा, Q कितना दिया 1 कूलम, N निकालना है और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। क्या मैंने N का मतलब दो बताए हैं। पहला डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। न्यूट्रल बॉडी से जितना इलेक्ट्रॉन हटाए या ऐड करें, क्लियर है ना। तो यानी हमें n सॉल्व करना है तो n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻90 और 10⁻90 ऊपर जो है 10⁻18 और जानते हो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻80। यानी इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी से हटाओगे तो वी हैव द +1 को हटाना पड़ेगा तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो ध्यान देना, यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे या ऐड करेंगे, हटाएंगे। इलेक्ट्रॉन को डिटैच करना पड़ेगा। बोलो क्लियर, मिटाओ। देखिए देखिए बेटा, हाँ तुम सो जाओ बस। अब नेक्स्ट लेवल यही होता है कि फिर उसके बाद तुम सपनों की दुनिया में खो जाओ और कोई कॉलेज पकड़ लो, ठीक है। देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग, देखो बेटा किसी बॉडी को चार्ज करना जरूरी है। कैसे कैसे चार्ज करते हैं, इसमें जो बातें बताई जाएंगी वो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर यूज होंगी। इसलिए आप इसमें जो भी बातें बताई जा रही हैं उसे बहुत ध्यान से गौर से समझना, ठीक है ना, बहुत गौर से समझना। रुको पहले ध्यान से सुनो। मेथड ऑफ चार्जिंग यानी किसी बॉडी को चार्ज करने के तरीके। देखो बेटा हमारे पास जो है 3 तरीके हैं। बाय रबिंग यानी बेटा हम बॉडी को रब कर सकते हैं तो चार्ज हो जाएगा। देखो ध्यान से, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे भाई प्लीज। देखिए हम कई बार ऐसा, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। हम लोग बोलते हैं कि जो चार्ज है वो एक प्रॉपर्टी है, जैसे मास एक प्रॉपर्टी है। हम लोग बोलते हैं बेटा मास जनरली हमें एक्सपीरियंस होता है, मास जनरली हमें एक्सपीरियंस होता है। फोर्स लगाते हैं बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, दैट इज मास। हम बॉडी को ऊपर उठाते हैं, वेट यानी मास। तो वहां पर बेटा मास हम बराबर एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन चार्ज मास की तरह ही एक प्रॉपर्टी है, लेकिन चार्ज हम बहुत कम एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत रेयरली, शायद कई सालों तक भी नहीं, कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं। चार्ज जो है हम कभी कभार एक्सपीरियंस करते हैं। प्रॉब्लम है कि चार्ज में पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर होने की वजह से अक्सर जो बॉडी होता है अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम हो जाए तो वो न्यूट्रल होता है, वहाँ चार्ज एक्सपीरियंस नहीं होगा। चार्ज वही एक्सपीरियंस होता है जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग होते हैं, और वो भी अलग थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। तब आपको वहाँ पर चार्ज का अस्तित्व, चार्ज का एग्जिस्टेंस आपको एक्सपीरियंस होगा। लाइक जैसे आप कहाँ का एक्सपीरियंस करते हैं, कभी सूखे बालों में कंघी करके और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाइए, वहाँ वो कागज के टुकड़े चिपक जाएंगे, वहाँ चार्ज का आपको लगेगा एक्सपीरियंस होगा। कभी टीवी के पास अपने हाथ को लाइएगा, ये जो बाल है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पर आपको चार्ज के होने का एहसास होगा। ठंडी का टाइम तो गुजर गया, कुछ लोग बहुत दिनों तक नहीं नहाते हैं, तो कभी कभी घर में एक अभियान चलता है, सारे घर वाले घेर करके और आपके जो 4-5 स्वेटर और 2-3 उसके ऊपर नीचे से शर्ट और 2-4 इनर, और उसके बाद जो सारे कपड़े वो खींच के उतारे जाते हैं। और उसके बाद जब आपकी बॉडी से वो खींचता है तो वो कपड़ा रगड़ता है, और रगड़ता है तो वो स्वेटर जो कई दिनों से बेचारा अंदर छुपा हुआ था, वो जब खींचा जाता है तो उसमें से टिक टिक की आवाज़ आती है, चिट चिट की आवाज़ आएगी, है ना। कई बार ऐसा होता है।
वो रबिंग की वजह से चार्ज जो है वहाँ पे डेवलप होता है और फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है मुंडी पर करके। कभी कभी मैंने एक्सपीरियंस किया, शायद आपने देखी, इंसान एक्सपीरियंस करते हैं, बैल के बस की बात है नहीं। मैंने कभी कभी एक्सपीरियंस किया, मैं किसी मतलब जैसे सुन लीजिए, कोई बगल में कलीग है बैठ के पढ़ रहा है, या कई बार देखते हैं कि हम लोग हैंडशेक करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है किसी से हाथ मिला करंट मारा, झटका मारा, अरे भाई अरे झटका मारा, ऐसा होता है क्योंकि हाथ इंसान ही मिलाते हैं, बैल क्या मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, उनका तो कैसे मिलेगा, मुंडी पर करेगा बेटा। देखिए ध्यान से, चाचा सुनिए, तो वहां पर बेटा ऐसा कभी होता है, शायद आप लोग नहीं एक्सपीरियंस, कितने लोग एक्सपीरियंस किया इस बात को कि हैंड शेक करते समय कभी कभी ऐसा होता है। देखिए ये थोड़ा सा आधे इंसान तो है इनमें कुछ लोग। अच्छा, और हम लोग मजाक में बोलते हैं बड़ा करंट है तो उनमें, अरे आराम से, अरे आराम ए हो गया, ए चलो चलो करंट है तुमने सुन के बड़े हंस रहे हो। देखिए खैर, तो चाचा सुनना, बाय रबिंग देखिए क्या होता है बेटा, सुनो, रब करने से क्या होता है, रगड़ते हैं तो जब दो बॉडी को हम रगड़ते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन उनमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जब सरफेस पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है बेटा, सुनिएगा ध्यान से, जैसे ये दो बॉडीज को हम आपस में घिसते हैं तो क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वो हीट एनर्जी सरफेस पे ही मिलेगा, सरफेस को मिलेगा। सरफेस पर जो एटम है वो एनर्जी रिसीव करते हैं, जिस एटम ने एनर्जी रिसीव करा उसमें इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के हायर ऑर्बिट में जाता है, एनर्जी ज़्यादा मिल जाने से वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से डिटैच हो जाता है और वो दूसरे, शांति, तो अभी करंट की बात हो रही थी, करंट ही भाग गया। अच्छा खैर, ओ चाचा, हाँ बस पहले जोर से ड्राइव भाई, जोर से ड्राइव। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेटा रबिंग करने से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, एनर्जी मिलती है, ट्रांसफर होता है। सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन डिटैच होगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा उसमें, यानी रब करने से हम एक बॉडी एक दूसरे बॉडी को, दो बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि when body is rubbed, सिंपल दो लाइन लिख दे रहा हूँ, when body is rubbed against each other, rubbed against each other, then due to friction heat energy produces, लिख लीजिए फटाफट, हीट एनर्जी प्रोड्यूसेस, as a result electron transfer from one body to electrons transfer from one body to another body, इसमें बेटा हम लोग को ये नहीं पढ़ना है कि कौन सा बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कौन सा बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये हमें नहीं पढ़ना है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि आएगा, क्या बात कर रहे हो, हाँ जबरदस्ती अगर बोलेगा कि भाई जैसे मान लो कॉटन का कपड़ा है और किसी ग्लास रॉड पे हमने रब कर दिया तो किस पे पॉजिटिव चार्ज किस पे नेगेटिव चार्ज, ये नहीं पूछा जाता, इस तरह का सवाल नहीं आता है। कंसेप्ट हमें समझना है, क्या समझना बेटा, सिंपल बात है, ए और बी को अगर मैं रब करूं, रब करने पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ए से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बी पर हटेगा जाएगा तो इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंपल कहानी है, ज़्यादा इसमें नासा का टेक्नोलॉजी मत लगाइएगा,
ज्यादा इसमें नासा का टेक्नोलॉजी मत लगाइए। भैया शाम चाचा मिटाए। दूसरा बेटा, दूसरा सुनिए भैया, बातें नहीं। देखिए सेकंड है बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन, देखिए कंडक्शन मेथड से आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। देखिए आखिरी के जो दो हैं, मतलब सेकंड एंड थर्ड, कंडक्शन और इंडक्शन, ये समझना होगा बेटा, ध्यान से सुनिए, बातें मत करिए, सुनिए ध्यान से। कंडक्शन और इंडक्शन आपको समझना होगा, क्योंकि ये बार बार बात होगा, इस पे बात होगी, कंडक्शन पे बात होगी, इंडक्शन पे बात होगी, इसलिए इसे ठीक से समझिए। बाई कंडक्शन, कंडक्शन मेथड से कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं। लेट अस सपोज, ये मान लीजिए बेटा एक स्फीयर है। पहली बात तो कंडक्शन मेथड से हम उसी बॉडी को चार्ज कर पाएंगे जो बॉडी कंडक्टर होगा, यानी कंडक्शन मेथड उन्हीं बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है जो मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम बोलते हैं कि कोई बॉडी कंडक्टर है, सपोज दैट ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है, ऐसा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बोलते हैं सर कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी पासेस, इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट, और इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है, वो इंसुलेटर है। तो यहाँ बेटा ये जो मेथड होगा वो कंडक्टर के लिए यूज होगा। लेट अस सपोज दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर एंड नाउ आपने इसे चार्ज कर दिया, रब करके चार्ज करा, जैसे भी करा, ये आपने चार्ज कर दिया। देखिए ये ऑलरेडी पहले से चार्ज है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, एक दूसरा कंडक्टिंग बॉडी न्यूट्रल है। देखिए ये चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, ये चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, इस पे मैंने पहले से चार्ज दिया हुआ है और मुझे इसे चार्ज करना है। जिस पे चार्ज है वो भी कंडक्टर होना चाहिए और जिसको चार्ज करना वो भी कंडक्टर होना चाहिए। ये अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें चार्ज कैसे इसको दिया जाएगा वो सुनिए। हम बोलते हैं कि जो चार्ज देगा वो भी कंडक्टर होना चाहिए, जिसको हमें चार्ज करना है वो भी कंडक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पर कंडक्शन मेथड से कैसे इसको हम चार्ज कर देंगे, तो करते क्या बेटा, फिजिकल कांटेक्ट लाते हैं, यानी इन दोनों को एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट करते हैं, यानी ये दोनों के सरफेस को कांटेक्ट में लाएंगे, इस पे चार्ज है और ये जो कि अनचार्ज बॉडी है उसको कांटेक्ट में लाएंगे। अपने आप क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। आपने कभी सुना होगा चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक्चुअली क्या होता है बेटा, रियलिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन तो कहीं जा ही नहीं सकता है, चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली क्या होता है, इधर से इलेक्ट्रॉन, चूंकि कंडक्टर है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, इधर से इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं और इसके प्लस को खत्म करने लगते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। तो क्या होता है बेटा, चार्ज हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो रहा है, पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन है जो अपने आप यहाँ से यहाँ आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर सीधा आता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा और चूंकि इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो थोड़ी देर में हम देखेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे कि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो गया और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा आ गया। अब थोड़ा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, थोड़ा इस पर रह गया, उसके बाद इसे हटा दीजिए, ये जो आपका चार्ज बॉडी है वो चार्ज हो गया। तो यहाँ पर बेटा सुनिए ध्यान से, कंडक्शन मेथड में क्या करना पड़ेगा, जो चार्ज सप्लाई देगा उसको भी कंडक्टर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रबर का है इस पे चार्ज दे दो और ये स्टील का बॉल है
उसके कांटेक्ट में लाओ, कुछ नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। ये मान लीजिए प्लास्टिक की गेंद है, आपने खूब इसे रब करके चार्ज कर दिया, इसके कांटेक्ट में लाइए, फिर भी चार्ज नहीं होगा। चार्ज तब होगा जब ये कंडक्टर होगा। तब इसलिए बोल रहा हूं कि जो चार्ज देगा वो भी कंडक्टर होना चाहिए, और जिसे हमें चार्ज करना है वो भी कंडक्टर होना चाहिए। जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो अपने आप चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। चार्ज फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, और चार्ज जब फ्लो होगा तो अपने आप इस पे चार्ज धीरे धीरे आने लगेगा। ऐसा लगेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 10 कूलम का चार्ज है, मान लो 5 कूलम इस पे आ गया, 5 कूलम इस पे आ गया। बोलो क्लियर हुआ? बताओ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, अनइक्वल भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। इक्वल तब होता है जब दोनों का साइज सेम हो। अलग अलग साइज के दो स्फीयर होंगे तो चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। चाचा शांत रहना प्लीज। आराम से आराम से। हो गया? बता दूं? देखिए तो तुम यहाँ से लिखो, यहाँ तक तो लिख ली। हमें लक्ष्मी के लिए रुकना पड़ेगा, लक्ष्मी के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। बेसिक नीड। मिटा दें? देखिए तीसरा बेटा, सबसे पहली बात सुनिए। देखिए तीसरा जो है वो है बाय इंडक्शन। ये बेटा बार बार यूज होगा, ध्यान दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा ये जो है ऐसा लगता है जैसे समंदर के किनारे लेटे हुए, बिल्कुल जैसे नहीं होता है बीच पर लेटे हुए का आए हैं छुट्टियां मनाने, मतलब लेटे हुए कोई क्या बोलते हैं, कौन सा सनबाथ ले रहा है, ठीक है, आराम से सनबाथ लेगा यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करके फिर अपना काम पे लौट जाएगा, घर पे लौट जाएगा। मगर सुनो, बाय इंडक्शन, सुनो भैया सुनो। हम लोग बेटा सबसे पहले तो इंडक्शन की बातें अब करेंगे, बराबर करेंगे। पूरे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कहीं भी बात हो जाएगी, और इसीलिए इंडक्शन के एक बार ठीक से समझ लीजिए। रुआसी सूरत, उदासी सूरत, लटके हुए चेहरे, इससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। नीट वाले आपको देख के सिंपैथी नहीं करेंगे कि भाई चलो सिंपैथी दे देते हैं, चलो भाई नंबर ऐसी 200 नंबर, जिनके ज्यादा मुआवजा चेहरा उनको प्लस 200 एक्स्ट्रा मिलेगी मार्क। खा पी के आए हो, नाश्ता पानी करके आए हो, नाक धा के आए हो, बढ़िया से आराम से फुल एनर्जेटिक रहो। देखिए अच्छा सुनिए, बाय इंडक्शन पहले बेटा आप ये समझते हैं कि इंडक्शन क्या है। चलो इंडक्शन को पहले समझने से पहले
मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, जवाब देना, तो थोड़ा सा बात समझ में आएगा। आप सूखे बालों में कंघी करते हैं और उस कंघी को स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास लाते हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वाई? क्या उनमें अपोजिट चार्जेज हैं इसलिए वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कोई दूसरा रीजन है? कोई दूसरा रीजन है। अच्छा, रीजन क्या बताना जरा अंजलि? अंजलि बताएगी। अच्छा, आज अरुण नहीं है क्या? हाँ बोल, हाँ बोल के भी। हाँ देखिए, एक मिनट, अच्छा एक सेकंड, अगर मैं ये मौका न दूं तो शायद गलत होगा। गार्गी कुछ कहना चाहती है, सब लोग सुनेंगे ध्यान से। हाँ पेपर से तो टच भी नहीं करते हैं, पास लाओ ना बस। अभी जो पढ़ेंगे ना वो पहले बताना है। अच्छा, गार्गी बाद में ना एक बहुत अच्छा टीचर जरूर बन जाएगी, ये बात तो है, टीचर बन जाएगी। हाँ बोलो गार्गी, बोलो। सुनो, मैंने बोला टीचर बन जाओगी, इसका मतलब थोड़ी ना है कि डॉक्टर बिना बने तुम टीचर हो सकता है। तुम डॉक्टर बन के कॉलेज पढ़ा सकती हो। अच्छा एक बात, तुम जो डॉक्टर जाओगे बनने, कॉलेज में पढ़ाई करने जाओगे, तो जो पढ़ाने आएंगे वो कौन होंगे? प्राइमरी के पीटीसी में, जो पीटीसी वाले टीचर और बीएड वाले टीचर जाके पढ़ा दे कि चलो भाई बच्चे जो है वो एसएन में क्लास लगी है मेरी। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, इसीलिए मैंने बोला कि ये गलत होगा अगर मैंने गार्गी को मौका नहीं दिया। टेंशन मत लो, गार्गी बहुत अच्छा बोल रही है। एक्चुअली क्या होता बेटा, कंघी को जब हम ऐसा बोल चाचा, उससे नहीं कुछ होगा, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, तुम लोग बेटा कुछ नहीं होगा, इससे तो कुछ नहीं होगा, ध्यान दो। अब यहाँ पर मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंघी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, इसके पीछे इंडक्शन है। ये वो इंडक्शन है जिसकी वजह से स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पहले हम इंडक्शन समझते हैं, उसके बाद कॉम्ब की तरफ स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर का अट्रैक्ट होना समझेंगे। पहले इंडक्शन समझते हैं बेटा। व्हाट इज इंडक्शन? देखिए इंडक्शन क्या होता है, पहली बात सुनना, इंडक्शन अकर्स वेरी गुड इन द कंडक्टर्स एंड इंडक्शन अकर्स वेरी पुअर इन द इंसुलेटर। बेटा इंडक्शन सब में होता है, चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे वो कंडक्टर हो। कंडक्टर में बहुत अच्छा होगा, क्या होता है सुनिए, जैसे मान लीजिए बेटा ये एक कंडक्टर है, सपोज दैट दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए बेटा ये कंडक्टर है, मैंने स्फेरिकल शेप का ले लिया, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हमेशा स्फेरिकल शेप में ही इंडक्शन होगा। अरे भाई कंडक्टर होना चाहिए, किसी भी शेप का होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई नजदीक में कोई चार्ज बॉडी रख दो, बेटा इस चार्ज बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट नहीं कराना है, कांटेक्ट में नहीं लाना है, प्लेस नियर बाय द कंडक्टर। ये जो चार्ज बॉडी है वो इस कंडक्टर के नजदीक केवल रखा हुआ है, बस इतना ही करना है। अपने आप क्या होता है बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव इसके सरफेस पे आने लगेगा, क्योंकि ये बॉडी पूरा न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज उतना ही इधर आएगा। इंडक्शन में जो ये चार्जेज आते हैं बेटा वो जितना पास से आ सकते, जितना पास तक आ सकते उतने पास तक आएंगे, इसलिए नेगेटिव चार्ज बिल्कुल यहाँ तक आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज जितना दूर, सेम नेचर का चार्ज जितना ज्यादा दूर जा सकता है वो दूर चला जाता है, इसलिए यहाँ तक। अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज सरफेस पे आएंगे, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर।
सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, ये देखिए मेरे ध्यान सुनिएगा, ये कंडक्टर के पास मैंने चार्ज रखा, इधर नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आया, दिस इज कॉल्ड द इंडक्शन। इंडक्शन इसी को बोलते हैं कि जब कंडक्टर के नजदीक आप कोई चार्ज बॉडी रखते हैं, कांटेक्ट में नहीं, नजदीक रखा, नियर बाय रखा, तो इसमें अपने आप एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है। इस इवेंट को, इस घटना को, इस प्रोसेस को इंडक्शन बोलते हैं। और इन चार्जेज को इंड्यूस्ड चार्जेज बोलते हैं। ये नेगेटिव नेचर का इंड्यूस्ड चार्ज है और ये पॉजिटिव नेचर का इंड्यूस्ड चार्ज है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। मेरी बात सुनिए ना बेटा, जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो जरूरी है। यहां पर बेटा इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि इसमें मान लो मैं बोलूं कि 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ गएगा ना। यहां पर सुनिएगा ध्यान से, कंडक्टर के अंदर इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। मेरी बात सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। ये जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्या होता है, अगर ये चार्ज नहीं है अभी, मान लो इनिशियली जब तुम यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो ये कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर मान लीजिए 10 न्यूटन पर कूलम का, ये आगे बताएंगे फील्ड के बारे में, टेंशन ना लो, जो लोग नहीं जानते बिल्कुल सही से बताऊंगा, टेंशन मत। इस चार्ज के से फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, तो ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। इसलिए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आता है, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है। हम बोलते हैं ऐसा सच अमाउंट में चार्जेज अपीयर होते हैं सरफेस पर, यानी इंड्यूस चार्ज इतना सरफेस पर अपीयर होगा, इन चार्जेज की वजह से उतना ही फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। इस चार्ज की वजह से फील्ड इधर 10 है, तो इन चार्जेज की वजह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसकी वजह से उतना ही फील्ड इधर डेवलप होता है और टोटल फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। अंदर में फील्ड हमेशा जीरो होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये जब भी कंडक्टर होता है तो कंडक्टर एक शील्ड रीजन बनाता है, एक ऐसा रीजन जिसमें फील्ड नहीं होगा, बाहर के चार्ज का असर यहाँ नहीं मिल पाएगा। बाहर का चार्ज कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़े उसको कट जाएगा, काट दिया जाएगा इन चार्जेज के द्वारा। तो ऐसा सफिशिएंट अमाउंट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अपीयर होते हैं कि फील्ड हमेशा जीरो कर देगा। अगर यहाँ पे चार्ज कम कर दोगे, मान लो चार्ज आपने यहाँ कम कर दिया, यहाँ पे फील्ड भी कम होगा, तो अपने आप इंड्यूस चार्ज भी कम हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज भी कम हो जाएगा। यहाँ भी इंड्यूस चार्ज उतना ही, जितना यहाँ होता होता है यहाँ, ऐसा नहीं कि एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा। अगर ये न्यूट्रल है पहले से तो जितना इधर उतना ही इधर, और यहाँ भी 8 हो जाएगा अपने आप। अगर आपने क्या किया, ये कंडक्टर है और अपने यहाँ पर कोई चार्ज बॉडी ने इसको नेगेटिव नेचर का कर दिया, तो यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ आएंगे? नहीं। कितने आएंगे? तो बोलेंगे सर इतने अमाउंट में आएंगे जिससे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जीरो हो जाए। पूरे नहीं आएंगे, जैसे ही आते गए और फील्ड जीरो, बस खत्म। फिर बाकी जो इलेक्ट्रॉन अंदर वो अंदर ही रह जाएंगे, वो सरफेस पे नहीं आएंगे। जो अंदर है वो अंदर ही रहेंगे, सरफेस पर उतने आएंगे जिससे कि फील्ड अंदर जीरो हो जाए। किसी ने क्या करा, चार्ज और बढ़ा दिया तो बाकी इलेक्ट्रॉन फिर जो बचे वो भी आने लगेंगे, पॉजिटिव इतना ही इधर आएंगे जिससे कि फील्ड जीरो हो जाए। आ रहा समझ में? और चिंता मत करो, इसमें इलेक्ट्रॉन कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट नंबर में होते हैं। तुम चार्ज तो लाओ, यहाँ नेगेटिव चार्ज अपने आप आने लगेंगे, बढ़ाते जाओ, इधर बढ़ेंगे इंड्यूस चार्जेज। बोलो क्लियर? इंडक्शन समझ में आया? इंडक्शन ये कंडक्टर में बहुत अच्छा होता है, लेकिन इंसुलेटर में भी होता है। अगर ये प्लास्टिक का बना है, हल्का सा नेगेटिव इधर, हल्का सा पॉजिटिव इधर, पार्शियली, हल्के, क्या मैंने बोला? हल्का होता है, वहां फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से मान लो 8 है, ये कोशिश करता है अप्रोच करने का, जीरो नहीं कर पाता है, हल्के से नेगेटिव आएगा, हल्का सा नेगेटिव, ये जरा सा, अरे यार इंसुलेटर है, सब बाउंडेड है, जो सरफेस पर यहाँ था वही खिंच के करा, हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव यहाँ उतना ही अपने यहाँ होगा, हल्का सा, और ये हल्का सा 1 अपोज करेगा, जीरो नहीं कर पाएगा। अपोज करना ही इंडक्शन है, अपोज करना ही। बस कंडक्टर में जो होता है फील्ड जीरो हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, मजेदार, आकर के खत्म कर देता है। और इंसुलेटर में नहीं खत्म कर पाता है
फील्ड को, बोलो बात समझ में आ रही है? अरे बताओ ना, घबराहट हो रही है क्या? तो व्हाट इज इंडक्शन क्लियर हुआ? अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज इंडक्शन तो बेटा क्या बोलेंगे? बस दोनों लिख दे रहा हूं, बताओ व्हाट इज इंडक्शन? व्हेन अ चार्ज बॉडी प्लेस्ड नियर चार्ज बॉडी प्लेस्ड near a conducting body, placed near a conductor, then to balance the electric field inside the conductor के अंदर फील्ड बैलेंस करना होता है ना। Charges appears on its surface. Charges appear on its surface. This is called induction. बोलो समझ में आया इंडक्शन? तो कंडक्टर के अंदर फील्ड को बैलेंस करने के लिए चार्जेस सरफेस पर अपीयर होते हैं। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। ये डायग्राम आप बना सकते हैं। इंडक्शन के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। कौन रिस्पांसिबल होता है? अगर मैंने मुंडी पर करो, पहले मेरी बात सुनो, एक लाइन और सुन लो। अगर मैंने इसके सारे इलेक्ट्रॉन हटा दिए, क्या चार्जेस इस तरह से अपीयर हो पाएंगे? नहीं, अपीयर होंगे नहीं। आ समझ आ रहा समझ में? अगर सारे इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो इंडक्शन नहीं होगा। इंडक्शन के लिए कौन रिस्पांसिबल है? अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इंडक्शन अपना बढ़िया असर दिखाएगा, शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा, अंदर फील्ड जीरो कर देगा। और अगर वो पुअर कंडक्टर है, मतलब इंसुलेटर है, तो थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन तो आएंगे सरफेस पे, बाउंडेड है, फिर भी खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बोलते हैं पुअर इंडक्शन टेक्स प्लेस इन द इंसुलेटर। बोलो क्लियर? इससे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर इंडक्शन, रिस्पांसिबल फॉर इंडक्शन। मुंडी ऊपर रखे। Very poor induction takes place in insulator. Very poor induction takes place in insulator. Placing insulator, मुंडी को ऊपर रखे। बात समझ में आ गई? अगर मैं मनोज कुमार सिंह से 10 दिन बाद इंडक्शन की बात करूंगा, क्या इंडक्शन बता दोगे मनोज कुमार सिंह? पक्का? बढ़िया, शानदार। कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जल्दी बताओ। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो इंडक्शन उसको होने नहीं देगा। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो इंडक्शन उसको, अरे बोलो ना, अगर कोई कोशिश भी करेगा तो इंडक्शन उसको होने नहीं देगा। सेजन कंट्रोल करना, कंट्रोल। हाँ बोलो बोलो सेजन। नहीं नहीं, बिल्कुल हम नहीं हंसने वाले, बोलो बोलो। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव आया फिर 1 सेकंड बाद हटना, जिधर जिस समय यहाँ उस समय यहाँ, आगे पीछे नहीं। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इसके बाद मिलते हैं थोड़े से गैप के बाद।